हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम वॉइस की क्लास करने वाले हैं जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही स्पेशल है, जिसमें सभी के सभी कंसेप्ट इंक्लूड किए गए हैं विद एग्जाम्पल्स। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल के साथ सारे रूल इंक्लूड किए गए हैं। कुछ भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ आपके लिए है। आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है हर बच्चे के पास। जहाँ जहाँ आप पहुँचा सकते हो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि छोटी छोटी जो बातें होती है वो सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें आती है ना तो बड़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। आप वर्ब से पूछो वू प्लस वर्ब से पूछोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है वो भी बता देते हैं। देखिए ज़रा, अगर आप वर्ब से पूछोगे क्या या फिर वर्ब से पूछोगे किसको, इंग्लिश में बात करूं तो वर्ब से पूछोगे वॉट और वर्ब से पूछोगे वूम, इनके जो आंसर आएंगे वो आपके ऑब्जेक्ट होंगे। अगर वॉट का आंसर आपको मिलता है तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अगर आपको वूम का आंसर मिलता है तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बता दूं, वूम का आपको जब भी आंसर मिले ना और जो ऑब्जेक्ट आएगा, आपको पैसिव वॉइस बनाते समय उसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाने का काम कर देना है, ताकि आपका सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में बनेगा वो आसानी से बन जाए, उसमें आपके गलती होने के चांसेस न के बराबर हो जाएं। कैसे, अभी बात करेंगे, एग्जाम्पल से आपको दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपके सामने एक सेंटेंस है जिसमें आपको एक चीज़ बता दे, वर्ब से पहले आने वाला शब्द आपका हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले आने वाला शब्द क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ढूंढना क्या है, ऑब्जेक्ट। कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। तो वॉट और वूम से आंसर जो मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे वॉट टीच क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब निर्जीव ऑब्जेक्ट हो गया। वूम टीच किसको पढ़ाता है, तुम्हें पढ़ाता है, यह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, जब पैसिव वॉइस बनाओगे तब। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हमने जाना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढा जाता है। अब हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो बेसिक मेथड होता है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जैसा बना करके लिखना है। फिर आपको वर्ब लिखनी है। अब उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो एक्टिव वॉइस की वर्ब के अनुसार लिखी जाएगी, जिसके अलग अलग नियम हैं, हम आगे बात करेंगे एक एक नियम की। और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखी जाएगी। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। इसके बाद में आपको बाई लिखना है और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखो, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर आपको लिखना है। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और भी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है जिसमें सब कुछ आपको डिटेल से बताया हुआ है। जैसे देखिए, गेव आपकी क्या है, मेन वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एन इंग्लिश ग्रामर बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब कुछ ऐसे छांट लेना, आपको आ जाना चाहिए कि कैसे छांटा हुआ है, क्या प्रोसेस होती है, मैंने पूरी डिटेल बता दी आपको। अब ये जो सेंटेंस है इसकी पैसिव वॉइस हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे और एक में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे। कैसे, देखिए ज़रा। तो सबसे पहले हम मी को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई आ जाएगा। सबसे पहले हम सजीव वाले को बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था यही सबसे बेस्ट रहता है, इसको आप सबसे पहले सब्जेक्ट बनाइए। तो आई हो जाएगा मी का। फिर आई के अनुसार गेव आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी तो वोज वर आता है, तो वोज आ जाएगा। जिसके रूल आगे हैं हम बात करेंगे एक एक रूल की, ठीक है। तो वोज आ जाएगा, आई के साथ वोज आता है। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी, एन इंग्लिश ग्रामर बुक जहाँ लिखा हुआ था वहीं लिख देंगे। फिर बाई लगाएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट आपका ही था, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने हिम लगा दिया। इज इट क्लियर? इसी प्रकार अगर हम एन इंग्लिश ग्रामर बुक को, मतलब आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है
निर्जीव ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि एक अंग्रेजी व्याकरण बुक की बात हो रही है तो वॉज लगाएंगे। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी। लेकिन अब जो बात है, अगर आपको आगे सजीव ऑब्जेक्ट लिखना है ना तो आपको टू प्रीपोजिशन, टू नामक प्रीपोजिशन का यूज करना होगा, या फिर कभी कभी फोर प्रीपोजिशन का यूज भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर 90% आपको टू नामक प्रीपोजिशन का यूज करना होगा जब आप किसी वर्ब को सजीव ऑब्जेक्ट से जोड़ोगे तो। उसके बाद में बाई और उसके बाद में हिम। तो इसका मतलब सही कौन सा ऑप्शन रहेगा, मतलब सजीव ऑब्जेक्ट को आप जब सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे वो आपका लिए सबसे आसान तरीका होगा। कैसे, देखिए जरा, यहाँ पर आपके सामने यही दोनों सेंटेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है देखिए जरा। आई वॉज गिवन एन इंग्लिश ग्रामर बुक बाई हिम, जैसा सेंटेंस में सारी चीज़ें थी वैसी की वैसी हमने लिख दी। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी तो वॉज वर लगा दिया, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन लगा दी, एन इंग्लिश ग्रामर बुक भी सामने ही था वहीं से लिख दिया, केवल हमने बाई जोड़ा और बाई के बाद में क्या लिखा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन जैसे नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, एन इंग्लिश ग्रामर बुक वॉज गिवन, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। लेकिन जैसे ही हमने मी देखा तो मी से पहले टू लिखा हुआ आता है और यहीं पे आपकी गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसी को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाइए और उसी से पैसिव वॉइस में बनाइए ताकि आसानी से बन जाए, गलती होने के चांसेस न के बराबर रहे। इज इट क्लियर? इंटेलिजेंट बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रीफर किया है कि आप सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जरूर बनाइएगा ताकि गलती होने के चांसेस ना रहे। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हम बात करेंगे रूल नंबर 1, जिसमें अगर आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एस देखने को मिलता है तो पैसिव वॉइस में आप इज आर एम और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। डू नॉट या डज नॉट दिखता है तो आप इज आर एम और उसके बाद में नॉट और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके सभी एग्जाम्पल डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड, तो द बॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, द बॉय आपका सब्जेक्ट हो गया, थ्रोज आपकी वर्ब है जिसमें एस आ रहा है, इसका मतलब इज आर एम लगेगा। तो द बॉल इज थ्रोन, थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, थ्रोन, आउटसाइड जहां पर था वहीं लिखेंगे, बाई लगाएंगे और फिर आपका जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। तो क्या बन गया, द बॉल इज थ्रोन आउटसाइड बाई द बॉय। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी एग्जाम्पल है उनको भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ही डज नॉट, ये नेगेटिव हो गया, डज ही ये आपका इंट्रोगेटिव, डज ही नॉट ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार के सेंटेंस है तो इनको भी कैसे बनाना है, सबसे पहले वहीं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही है, ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है तो ए बुक को हम इधर लाएंगे, ए बुक हो गया। डज नॉट आ रहा है तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, ए बुक सिंगुलर है तो इज नॉट आ गया। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाई लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्ट है, हिम हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसी प्रकार यहाँ देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, फुटबॉल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल लिखेंगे, फुटबॉल के अकॉर्डिंग डज की जगह इज आ जाएगा क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, बाई लगाएंगे और यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया, थर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका हिम आएगा, क्या आएगा, बाई हिम, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है। इसके बाद में इन द मॉर्निंग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको टाइम क्लोज लिखना हो तो वो वाक्य के एंड में लिखना है। क्या लिखना है, वाक्य के एंड में लिखना है, बाकी सेंटेंस के सेंस के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, वो हम प्रैक्टिस करेंगे तब एक एक चीज़ की बात करेंगे। अभी आप समझ लीजिए टाइम क्लोज को वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर डज आ रहा है ना, तो डज आते ही इज हो जाता है। फिर नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे और उसके बाद में सिंग की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई और फिर ही हमारा सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं हम रोल नंबर 2, जिसमें एक्टिव वॉइस में अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिलती है तो आप पैसिव वॉइस में वॉज वर और डिड नॉट देखने को मिलता है तो वॉज वर के साथ में नॉट और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मतलब थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है। मेन वर्ब जो लगाई जाती है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही लगाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है, इसके चारों टाइप के सेंटेंस मैंने इसी से बनाकर आपको बताने का प्रयास किया है। इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया था उसके अलग अलग टाइप से आपको बता दिए थे,
यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए इससे पहले जो बताया उसको एक बार फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ब्रोक आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, द ग्लास आपका ऑब्जेक्ट है, सी आपका सब्जेक्ट है। तो द ग्लास आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ब्रोक आपकी सेकेंड फॉर्म है तो वोज आ जाएगा, द ग्लास के अकॉर्डिंग वोज आ जाएगा, ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन आ जाएगा, बाई लिखेंगे, सी आपका सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। अब यही सेम रहेगा, द ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन बाई हर हो जाएगा, वॉज द ग्लास ब्रोकन बाई हर हो जाएगा, वॉज द ग्लास नॉट ब्रोकन बाई हर हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है और जिसकी जहाँ जगह है वहाँ उसको लिख देना है। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका रूल है, अगर आपको किसी सेंटेंस में इजारम दिख रहा है, वॉज वर्ड दिख रहा है और इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो आपको क्या करना है, इजारम है तो इजारम लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार वॉज वर्ड लगेगा। और जैसे ही आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखने को मिल रही है तो आपको लगाना होगा बीइंग। क्या लगाना होगा? बीइंग लगाना होगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लिखनी है। तो क्या समझ में आया? इजारम वॉज वर्ड आ जाए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस में इजारम का इजारम, वॉज वर्ड का वॉज वर्ड और उसके बाद में बीइंग लगाना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इज इट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, फूड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इज कुकिंग आ रहा है तो इसका मतलब इजारम बीइंग होगा, कुक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो फूड लिखेंगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में आ गया। अच्छा, फूड सिंगुलर है तो इज आ जाएगा और इज आया है, यहाँ पर V4 आ रही है, ING वाली फॉर्म आ रही है तो बीइंग लगा देंगे। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगी, इन द किचन जहाँ है उसको वहीं लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे और राधा आपका सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में राधा लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, वॉज ब्रिंगिंग 2 पेन्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। 2 पेन्स आ रहा है तो वर आ जाएगा और ING वाली फॉर्म है तो बीइंग आएगा और बीइंग के बाद में ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रोट आ जाएगी, बाई लिखेंगे और इसके बाद में ही आपका सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट है हिम बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। अगला आपका रूल है, अगर आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में हेज दिख जाए, हेव दिख जाए, हेड दिख जाए, विल या सेल हेव दिख जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ आती है, ये आपको पता है, तो आपको लिखना क्या है पैसिव वॉइस में, हेज हेव हेड या विल हेव या सेल हेव और उसके बाद में बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन लगाना है। मतलब एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, हेज मिल रहा है, हेव मिल रहा है या फिर हेड मिल रहा है या विल हेव या सेल हेव मिल रहा है ना, तो आप बीन लगा दो, इनके बाद में क्या लगा दो, बीन लगा दो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो और भी आसान हो गया, केवल बीन लगाना है और सब्जेक्ट के अनुसार हेज हेव हेड विल हेव या सेल हेव लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे सी आपका सब्जेक्ट है, सम एप्पल्स आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सम एप्पल्स यहाँ पर आ जाएगा वाक्य के शुरू में क्योंकि सब्जेक्ट बन गया ना। अच्छा, सम एप्पल्स प्लूरल हो गया तो हेव आ जाएगा, हेव आ रहा है यहाँ पर, हेज इटन, हेज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेव बीन हो जाएगा। इटन आपका वैसा का ऐसा आ जाएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है पैसिव वॉइस में। बाई आएगा, सी का हर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो माई वर्क यहाँ पर आ जाएगा, माई वर्क सिंगुलर है तो हेज बीन हो जाएगा, फिनिश्ड ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बाई लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई वर्क हेज बीन फिनिश्ड बाई मी। इज इट क्लियर? तो चलिए बाकी और भी एग्जाम्पल उन्हें भी देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें आपका सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट ए मूवी है, हेड वॉज्ड ये आपकी वर्ब है। तो ए मूवी लिखेंगे, ए मूवी के बाद में यहाँ पर वॉज्ड आ रहा है, हेड आ रहा है तो हेड बीन वॉज्ड हो जाएगा। बाई लिखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट ही का आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, अनामिका विल हैव रिटन ए नोवेल। ए नोवेल, ए नोवेल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए नोवेल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, विल हैव बीन हो जाएगा क्योंकि विल हैव आ रहा है ना, और एक नोवेल के साथ विल हैव का यूज किया जाता है। रिटर्न आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ ये जहाँ था वही रह जाएगा। बाई अनामिका क्या आएगा, बाई अनामिका, अनामिका आपका सब्जेक्ट है ना तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपको इजारम या वॉजवर्ड दिख रहा है लेकिन इनके बाद आपको गोइंग टू दिख रहा है ना, गोइंग टू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का
ये नियम है ना आपको स्पेशली याद कर लेना है। इज आर एम या वॉज वर तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में गोइंग टू बी क्या लिखेंगे, गोइंग टू का क्या लिखेंगे, गोइंग टू बी लिखेंगे। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इज आर एम या फिर वॉज वर के बाद में गोइंग टू प्लस वी वन आ रहा है ना, तो पैसिव वॉइस में इज आर एम का इज आर एम रहेगा, वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन गोइंग के बाद में टू बी, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है। कैसे, एग्जाम्पल से देखिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। द जज इज गोइंग टू हियर, तो गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। द केस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और द जज आपका सब्जेक्ट हो गया। तो द केस इज गोइंग टू बी, द केस आपका सिंगुलर है तो इज आ गया। गोइंग टू बी, गोइंग टू बी हियर्ड, अब हियर का क्या हो गया, हियर्ड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाई द जज और टुमारो ये वाक्य के अंत में आ जाएगा क्योंकि ये टाइम को शो करने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार अगला देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश, वॉज गोइंग टू पनिश आ गया, इसका मतलब गोइंग टू बी पनिश्ड हो जाएगा और बाकी ऐसा का ऐसा। तो द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है, द टीचर आपका सब्जेक्ट है। द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, वर आ जाएगा। गोइंग टू बी लिखेंगे, गोइंग के बाद में टू बी लिखेंगे, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगी। बाई द टीचर आपका द टीचर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आपको एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो आपको पैसिव वॉइस में मॉडल के साथ में बी लगाना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आप कहोगे कि मॉडल कौन से होते हैं, तो देखिए मस्ट हो गया, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, नॉट, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो आपके मॉडल्स होते हैं। और जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो यहाँ देखिए शुड आ गया, कुड आ गया, मे आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, मॉडल है। इनके बाद में ओबे आ गया, हेल्प आ गया, परचेज आ गया, ये आपकी सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इनके बाद वाला शब्द योर पेरेंट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सम बुक्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, सी आपका सब्जेक्ट हो गया। तो चेंज क्या करना है, योर पेरेंट्स को शुरू में ले आओ, तो योर पेरेंट्स आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। शुड आ जाएगा, शुड ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बी लिखेंगे, ओबे की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ओबेड हो जाएगा। बाई आ जाएगा और फिर यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। इधर देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कुड ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बी लिखेंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्पड हो जाएगी। बाई लिखेंगे और सी का ऑब्जेक्टिव केस हेड लिख देंगे। इसी प्रकार अगला देखिए सम बुक्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, मे आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बी लिखेंगे, परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज हो जाएगा। बाई लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, HER। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अब देखिए हम कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर ये आपके सब्जेक्ट हैं तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय इनका ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है, मतलब छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। वो कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे दे हो गया तो बाई देम नहीं लिखेंगे, वी हो गया तो बाई अस नहीं लिखेंगे, पीपल नहीं लिखेंगे, ऑल पीपल नहीं लिखेंगे, सम पीपल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम नहीं लिखेंगे, सम वन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन, चिल्ड्रन, पुलिस, इस प्रकार के शब्द हम नहीं लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स हैं। पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो टी आपका ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आ जाएगा, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। अब पीपल शब्द आया ना तो बाई पीपल लिखना गलत हो जाएगा, बाई पीपल लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब बाई पीपल नहीं लिखना है। अगला देखिए मैनी पीपल टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर कॉफ़ी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा। कॉफ़ी इज टेकन बाई मैनी पीपल, अब मैनी पीपल लिखा जा सकता है, ठीक है। ऑल पीपल या पीपल नहीं लिखेंगे, बाकी लिख सकते हैं और इन द मॉर्निंग आगे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए दे एब्यूज्ड द लीडर इन द मीटिंग, द लीडर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द लीडर एब्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो वो हो जाएगा लीडर के अकॉर्डिंग। एब्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इन द मीटिंग हो जाएगा। बाय देम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दे आपका क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल बचा है, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम, तो यू आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो इसको बना दो सब्जेक्ट। यू आर
इज आर एम आया ना तो आर लगा दो, यू के अकॉर्डिंग क्या आ गया, आर आ गया। आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है तो बीइंग लगा दो। वेटिंग का क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा। इन द रूम ऐसा कैसा जाएगा, फोर आपका हट जाएगा, ठीक है। और बाई सम वन हम लिखते नहीं है। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगले कंसेप्ट में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। यदि आपका वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड लिखो सबसे पहले। शेष नियम जो पहले की तरह यूज किए जाते थे उसी प्रकार, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाई। शेष नियम वही रहेगा, केवल WH वर्ड जहाँ है उसको वहाँ लिखना है। जैसे देखिए, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, तो व्हेन जहाँ पर है वैसा का वैसा लिखेंगे। विल लिखेंगे कैसे, माई बुक इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा तो माई बुक के अकॉर्डिंग विल आ गया। अब यहाँ पर विल आया है तो बी लगेगा, क्योंकि विल या सेल आता है तो उसका पैसिव वॉइस में विल बी या सेल बी हो जाता है, ठीक है। रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, बाई आ जाएगा। और आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू। इज इट क्लियर? और क्वेश्चन मार्क ऐसा कैसा लगा देंगे। अगला देखिए, वाई वर यू लाफिंग एट सीता, तो वाई का वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सीता आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोज आ जाएगा। यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग वर था, यहाँ पर सीता के अकॉर्डिंग वोज हो जाएगा। अब आईएनजी फॉर्म आ रही है तो बीइंग लगाएंगे, उसके बाद में लाफ्ट लिखेंगे और उसके बाद में एट प्रीपोजिशन आया हुआ है तो वो ऐसा का ऐसा और फिर बाई यू हो जाएगा, क्योंकि यू आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी इसको इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल को आपको स्पेशली याद भी करना है। वॉट इज ही राइटिंग, ठीक है, तो वोट का वोट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्टिव केस तो दे रखा है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वॉट इज बीइंग, अब इज आर एम आ रहा है तो इज आर एम लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म आ रही है तो बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न कर देंगे, बाई लिखेंगे। ही सब्जेक्ट दे रखा है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका कंसेप्ट है, अगर आपका वाक्य वू से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय आप वू को बाई वूम में लिखेंगे। शेष नियम पहले की तरह ही रहेंगे। और वूम से वाक्य शुरू होता है तो वूम का पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वू बनाकर लिख देंगे। शेष नियम वही रहने वाले हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए जरा। तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, वू विल हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी, तो यहाँ पर हेल्प आपकी वर्ब है, मतलब यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वू का क्या हो जाएगा, बाई वूम हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं, वो नामक जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य करता है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में खुद कार्य कर रहा है, तो इसका हमने बाई वूम बना दिया है। फिर आपका यू ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इधर विल का विल ही आएगा, क्योंकि यू के साथ विल का यूज किया जाता है। और विल सेल आता है तो आगे बी लगाते हैं, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी। इन योर डिफिकल्टी बच गया, जिसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसी प्रकार आपका अगला एग्जाम्पल है, देखिए जरा, वूम डू यू लाइक मोस्ट, यू आपका सब्जेक्ट है, लाइक आपकी वर्ब है, तो क्या बनेगा, वूम का तो आप वू कर दोगे, डू आ रहा है तो मतलब इज आर एम आएगा, तो लाइक्ड मोस्ट वो आपका है सब्जेक्ट है तो इज आएगा। वो के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड हो जाएगी। मोस्ट का मोस्ट आ जाएगा, बाई आ जाएगा। सब्जेक्ट आपका यूं था, इसका ऑब्जेक्टिव केस यूं हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो पहचान देखिए कैसे होते हैं, किस प्रकार के दिखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू या डू नॉट से वाक्य शुरू होता है। ये सारे के सारे क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, अर्थात इस प्रकार से जो वाक्य शुरू होंगे वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। इनका पैसिव वॉइस में बनाने का क्या नियम है, तो देखिए जरा। सबसे पहले आपको लेट लिखना है, फिर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, फिर बी लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो बच गया उसे लिखना है। और नेगेटिव वाक्य हो तो उसमें आप लेट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट और फिर नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो बच गया वो लिख देंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए ज़रा। तो आपका पहला एग्जाम्पल है, राइट ए लेटर टू योर फादर। तो ठीक है, ए लेटर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ए लेटर लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखेंगे, फिर जो बच गया टू योर फादर बच गया, तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अगला देखिए, ओपन द विंडो, तो द विंडो इधर आ जाएगा, लेट लिखेंगे सबसे पहले, फिर द विंडो सब्जेक्ट के रूप में, बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन आ जाएगी। बहुत आसान है। इसके बाद में अगला देखिए जो कि नेगेटिव टाइप का है,
तो डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, तो फुटबॉल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में, फिर नोट बी, ये नोट बी लिखा जाता है। अगर आप बी नोट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस पे विशेष ध्यान देना है कि ये नोट बी लिखा जाता है, बी नोट कभी नहीं होता है। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, ऑन द रोड ऐसा कैसा लिख देंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन रिक्वेस्ट विद प्लीज या काइंडली से शुरू हो। तो रिक्वेस्ट का भाव हो, प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू हो तो कैसे करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर मे लिखो, फिर प्लीज या काइंडली लिखो, फिर बी लिखो और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में जो बच गया वो लिख देना है। एक तरीका तो ये हो गया। इस तरीके से नहीं बना सकते तो लिखो यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसके बाद में आपका जो सेंटेंस है उसको लिख देना है। कैसे, देखिए प्लीज गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लीज आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लीज आ रहा है, मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू हो रहा है तब ये नियम आपको यूज करने हैं। तो प्लीज की जगह हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है, तो मी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। आई बन गया, आई के बाद में हमें क्या लगाना है, मे लगाना है, तो मे लगा दिए। प्लीज को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्लीज या काइंडली जो भी शब्द आता है उसको लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, बी लगाएंगे, तो बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गिव की गिवन हो गया। फिर जो बच गया योर पेन बच गया, तो उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अगर ऐसे नहीं बना पाते हो तो क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, गिव मी योर पेन। यहाँ पर प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको इतना ही करना है। अगर आप प्लीज वाले सेंटेंस को इस प्रकार बनाना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, फिर मे लिखो और फिर प्लीज या काइंडली जो शब्द आया है उसको लिख दो और फिर बी लगा दो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो बच गया वो लिख दो। या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखो और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे जो बच गया उसे लिख दो। इज इट क्लियर? तो इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।